आज से हम अपनी रिएक्ट जेएस की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं, रिएक्ट जेएस और रिएक्ट दोनों एक ही होता है। कोई शॉर्ट फॉर्म में रिएक्ट बोलता है, कोई फुल फॉर्म में रिएक्ट जेएस बोलता है। ये माइंड में मत बोलना कि दोनों अलग होते हैं या दो होते हैं, एक ही होता है। आगे चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, हमें प्रोग्रामिंग सीखने की नीड क्यों है। काश ऐसा पॉसिबल होता है ना, हम अपनी लैंग्वेज में लैपटॉप को कुछ कमांड देते, वो हमें आउटपुट दे देता और हमारा काम हो जाता। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। मे बी आने वाले टाइम में ये पॉसिबल हो, क्योंकि एआई जो है वो काफ़ी टॉप पे चल रहा है इस टाइम पे। हो सकता है आने वाले टाइम में पॉसिबल हो कि हम अपनी लैंग्वेज में कमांड दें और हमारा काम हो जाए। लेकिन अभी के लिए तो हमें प्रोग्रामिंग सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा लैपटॉप सिस्टम जो है वो सिर्फ जीरो और वन ही समझता है। जीरो और वन को बोलते हैं बाइनरी नंबर। और जीरो वन के फॉर्म में इतने सारे कोड को याद कर पाना ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए हम किसकी हेल्प लेते हैं? प्रोग्रामिंग की। ठीक है, इसलिए हमें प्रोग्रामिंग सीखने की नीड पड़ती है। अब ये बताओ, तुम्हें पता है कंप्यूटर को जीरो और वन ही क्यों समझ में आता है, दो तीन पाँच दूसरी नंबर क्यों नहीं? इसका रीज़न क्या है? छोटा सा ही है। हमारा सिस्टम, लैपटॉप, पीसी, ये सब किससे चलता है? बैटरी से, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है ना। तो जब हमारे सिस्टम में किसी सर्किट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसे बोलते हैं वन। जब इलेक्ट्रिसिटी पास होना बंद हो जाता है उसे बोलते हैं जीरो। इसलिए हमारा सिस्टम बस जीरो और वन ही समझता है। अगला पॉइंट आता है रिएक्ट की हिस्ट्री। इसे फेसबुक ने बनाया 2011 में। किसने बनाया? फेसबुक ने। कब? 2011 में। अगला क्वेश्चन आता है रिएक्ट जेएस क्या है? व्हाट इज रिएक्ट जेएस? तो इसका सिंपल सा आंसर है, रिएक्ट जेएस क्या है? लाइब्रेरी है। किसकी? जावास्क्रिप्ट की। रिएक्ट जेएस इक्वल लाइब्रेरी ऑफ जावास्क्रिप्ट। लाइब्रेरी क्या होता है? जैसे रियल लाइफ में क्या होता है, लाइब्रेरी बहुत सारी बुकें होती है। उसमें से हम अपने काम के हिसाब से कोई बुक ले लेते हैं और अपना काम कर लेते हैं। वैसे ही क्या होता है, रिएक्ट जेएस में लाइब्रेरी है। किसकी? जावास्क्रिप्ट की। यहाँ पे बहुत सारे पैकेज है। अपने हिसाब से हम पैकेज को इंस्टॉल करते हैं, अपना काम कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए बोलते हैं रिएक्ट जेएस इज अ लाइब्रेरी ऑफ जावास्क्रिप्ट। अगला मेन पॉइंट है, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऐसे भी। रिएक्ट जेएस से हम सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाते हैं। सिंगल पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज एप्लीकेशन मतलब जैसे फेसबुक, गूगल ड्राइव, गूगल मैप, जीमेल, ये सब सिंगल पेज एप्लीकेशन है। सिंगल पेज एप्लीकेशन मतलब क्या होता है? जो बिना रिफ्रेश के, बिना रीलोड के हमारे कंटेंट को अपडेट कर दे। बिना रिफ्रेश के और रीलोड के, दोबारा रीलोड हुए बिना हमारे कंटेंट को अपडेट कर, उसे बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज एप्लीकेशन अपडेट द कंटेंट विदाउट रीलोडिंग और रिफ्रेशिंग द पेज। ये इसका मतलब हुआ। ये मैंने बता दिया। इसे फेसबुक ने बनाया कब? 2011 में। अगला पॉइंट है मेन, रिएक्ट जेएस जो है वो वर्चुअल डोम पे बेस है। सबसे पहले मैं डोम का मतलब बताता हूँ, फिर बताऊंगा वर्चुअल डोम क्या होता है। डोम क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। हमने इसे जावास्क्रिप्ट में समझा था। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जब भी हमें किसी एलिमेंट की वैल्यू को गेट करना होता था तो हम कैसे लिखते थे? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, फिर उसमें आईडी का नाम देते थे। तो हमसे डॉम में से किसी भी एलिमेंट को ले लेते थे। समझे? लेकिन ये वर्चुअल डोम क्या होता है? जब भी ब्राउजर, जब भी हमारी कोई वेबसाइट ब्राउजर पे ओपन होती है तो ब्राउजर क्या करता है? उसका डोम बना लेता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है। लेकिन रिएक्ट क्या करता है? उसका वर्चुअल डोम बनाता है। वर्चुअल मतलब कॉपी, डुप्लीकेट। जैसे देखो, ये मेरे पास एक रियल डोम है और ये वर्चुअल डोम है। वर्चुअल मतलब रियल का कॉपी या डुप्लीकेट, ये मतलब होता है वर्चुअल में। रिएक्ट वर्चुअल डोम पे क्यों काम करता है? इसका बेनिफिट क्या है जो वर्चुअल डोम पे इतना काम करता है? इसी ब्यूटी की वजह से रिएक्ट की डिमांड काफ़ी है मार्केट में। किसकी वजह से? वर्चुअल डोम की वजह से। इसलिए इसे ध्यान से समझो। रियल डोम में क्या होता है? अगर मुझे इस वाले में कुछ अपडेट करना है
इस वाले में कुछ अपडेट करना है, तो अपडेट होने के बाद क्या करता है, पूरा डोम रीलोड होता है, दोबारा से रीलोड होगा। लेकिन वर्चुअल डोम में क्या होता है, अगर मुझे इसमें कुछ अपडेट करना है तो पूरा डोम दोबारा से रीलोड नहीं होगा, बस यही कंटेंट रीलोड होगा, बस ये वाला ही। इससे क्या होता है, हमारा टाइम बचता है, वेबसाइट हमारी अच्छे से परफॉर्म करती है, इससे हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। इसलिए हम React.js को पढ़ने वाले हैं, और मार्केट में डिमांड भी इसकी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये वर्चुअल डोम पे बेस है। और वर्चुअल डोम क्या करता है, जिस भी कंटेंट में आप अपडेट कर रहे हो बस उसी को रीलोड करता है, पूरे डॉम को नहीं, पूरे डॉम को नहीं। ये मेन पॉइंट है, ध्यान से नोट्स बना लेना इसके, इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं ये वाले क्वेश्चन। इतना क्लियर। अब बात करते हैं सेटअप की। React.js को लिखने से पहले, उसमें कोड लिखने से पहले उसके लिए हमें एक सेटअप बनाना पड़ता है, उसके लिए एक सेटअप बनाना पड़ता है। जैसे अगर हम चाहते हैं हमारे पास एक घर हो, तो सबसे पहले हम ज़मीन लेंगे, ज़मीन के बाद क्या करेंगे, घर बनाएंगे, तब उसमें हम रहेंगे। तो वैसे ही अगर हम चाहते हैं React.js को सीखना, तो सबसे पहले हमें एक सेटअप करना होगा। वो कैसे करोगे, सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना होता है Node.js। इंस्टॉल Node.js कैसे, यहाँ पे सर्च करो Node.js, देन एंटर मारो, यहाँ से क्लिक करो और LTS पे क्लिक करो। LTS वाला ही डाउनलोड करना है, कोई और मत कर लेना, करंट वाला नहीं, LTS वाला। देन मैंने इसे ओपन करा, ओपन फाइल, नेक्स्ट पे क्लिक करा, और इस पे गलती से भी क्लिक मत कर देना है। अगर इस पे क्लिक कर दिया तो आपका पाइथन भी इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन हमें पाइथन नहीं चाहिए, तो मैंने इस पे क्लिक नहीं करा। ये इंस्टॉल हो गया हमारा Node.js। फिर क्या करना है, हमें CMD ओपन करना है। CMD मतलब कमांड प्रॉम्प्ट। वो कैसे ओपन होगा, विंडो आर प्रेस करो, वहाँ पे टाइप करो CMD। कैसे, विंडो आर, फिर उसमें टाइप करो CMD। CMD मतलब कमांड प्रॉम्प्ट, एंटर मारो, ये ओपन हो गया हमारा कमांड प्रॉम्प्ट। इसमें हमें टाइप करना होता है एक कमांड, कौन सी, ये वाली, npx create हाइफन react हाइफन ऐप, और ऐप का नाम देना होता है, इसमें आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ये नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ये मेन नहीं है, लेकिन आपको ये कोड लेके यहाँ तक nps के लेके ऐप तक पूरा सेम लिखना होगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते, बस फाइल का नाम चेंज कर सकते हो। इतना क्लियर। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे कमांड npx क्रिएट हाइफन रिएक्ट हाइफन ऐप, और फाइल का मैं नाम देता हूँ, ऐप का नाम देता हूँ माई प्रोजेक्ट, देन एंटर मारा। इंस्टॉल होना हमारा स्टार्ट हो गया। एक बार यहाँ पे ध्यान से देखना, सबसे पहले इंस्टॉल होता है रिएक्ट, फिर रिएक्ट डॉम, फिर रिएक्ट स्क्रिप्ट, फिर CRA टेम्पलेट। इंटरव्यू में हमसे ये पूछता है, जब आप Node.js को इंस्टॉल करते हो, उसके बाद जब कमांड टाइप करते हो तो सबसे पहले क्या इंस्टॉल होता है, पहले रिएक्ट, फिर रिएक्ट डॉम, फिर रिएक्ट स्क्रिप्ट और CRA टेम्पलेट। इसकी फोटो ले लो, कुछ भी कर लो, नोट्स बना लो, भूल मत जाना, इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं, फ्रेशर से तो बहुत ही पूछते हैं। रिएक्ट, रिएक्ट डॉम, रिएक्ट स्क्रिप्ट और CRA टेम्पलेट, ये चार चीज़ें इंस्टॉल होती है। ये हमारे नेटवर्क पे डिपेंड करता है, कितनी स्पीड है उतना टाइम लेगा। वेट करते हैं जब तक। ये इंस्टॉल हो रहा है। बाय चांस किसी में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, इंस्टॉल ना हो, कुछ एरर दिखाए, तो एक कोड लिखना होता है, उसका नाम बताता हूँ क्या, देखो कोड लिखना होता है npm इंस्टॉल स्पेस -g npm @latest। बाय चांस इस वाले कोड से
आपका रिएक्ट जेएस इंस्टॉल ना हो तो ये लिखना होता है npm इंस्टॉल हाइफन -g npm@latest। इससे क्या होगा, आपका लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा npm का। इसके बाद आपको फिर दोबारा से ये कोड लिखना होगा, फिर स्टार्ट हो जाएगा आपका भी। अगर किसी में प्रॉब्लम आएगी तो ये करना, ये वाला कोड, फिर ये वाला कोड। अगर प्रॉब्लम आई तो, नहीं आई तो चलने देना सही से काम। होने वाला है इंस्टॉल अपना भी ये। कुछ मिनट और बस। मे बी नेट थोड़ा सा स्लो है इसलिए टाइम ले रहे हैं। तुम्हारा जल्दी हो जाए तुम पे डिपेंड करता है। इसे इंस्टॉल होने देना, कुछ भी बीच में स्किप मत कर देना, कट मत कर देना, नहीं तो फिर से दोबारा से स्टार्ट करना होगा लिख के कोड। टाइम लेता ही है फर्स्ट बार। ये इंस्टॉल हो रहा है, हमारी डिपेंडेंसी वगैरह भी इंस्टॉल होती रहती है इसी में। बहुत सारे पैकेज हैं, इंस्टॉल हो रहा है, टाइम लगता ही है इसमें। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब यहाँ पे टाइप करना है सी डी। सी डी से क्या होता है, अपनी फाइल में एंटर करते हैं। फाइल का नाम क्या था, माई प्रोजेक्ट। मतलब सी डी और यहाँ पे फाइल का नाम, आपने जो दिया वही नाम लिखना, मेरा कॉपी मत कर लेना। एंटर मारा। देन यहाँ पे लिखना होता है npm स्टार्ट। इससे क्या होता है, हमारा npm स्टार्ट हो जाता है। एंटर मारा, स्टार्ट हो रहा है, अलाउ कर दो। ये हमारा सेटअप हो गया, ये हमारा रिएक्ट जेएस की फाइल इंस्टॉल हो गई। कुछ ऐसा दिखता है हमारा रिएक्ट जेएस। इतना क्लियर। और ये ध्यान देने वाली बात है, लोकल होस्ट 3000। हमारा रिएक्ट जेएस किस पे चलता है, लोकल होस्ट 3000 पे, डेवलपमेंट मोड पे। कौन से मोड पे, डेवलपमेंट मोड पे। इतना हो गया। लास्ट स्टेप क्या था, npm स्टार्ट से हमारा npm स्टार्ट होता है, मतलब रिएक्ट जेएस स्टार्ट होता है। अब हम आते हैं अपनी फाइल में। हमारी फाइल कहाँ पे इंस्टॉल हुई है हम चेक कर लेते हैं। इस पीसी में, लोकल डिस्क सी में और यूज़र में इंस्टॉल हुआ था। यूज़र क्या था, ड्यूकैट, और इसके अंदर हुआ था ये रहा माई प्रोजेक्ट। देन मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ cmd। इससे क्या हुआ, हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हुआ। देन टाइप करो कोड स्पेस डॉट। कोड स्पेस डॉट से क्या होगा, हमारी पूरी फोल्डर VS कोड में ओपन हो जाएगी। देन एंटर मारो, ये पूरा ओपन हो गया। इसमें देखो मल्टीपल फाइल है, नोड हाइपन मॉड्यूल पब्लिक src पैकेज डॉट लॉग जेसन पैकेज डॉट जेसन। इन सब का हम मतलब समझेंगे अभी। अब हम करते हैं npm स्टार्ट। यहाँ इस पे दिख रहा है टर्मिनल, इस पे क्लिक करो, न्यू टर्मिनल पे। देन यहाँ पे टाइप करो npm स्टार्ट, एंटर मारो। स्टार्ट हो गया हमारा npm। इससे हमारा क्या हुआ, रिएक्ट जेएस स्टार्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इन सब फाइलों का मतलब समझते हैं वन बाय वन। मीनिंग ऑफ फाइल, सबसे पहले क्या मतलब था, नोड हाइफन मॉड्यूल। नोड हाइफन मॉड्यूल यही है, नोड हाइफन मॉड्यूल।
नोड हाइफन मॉड्यूल कंटेन करता है ऑल डिपेंडेंसी फॉर रिएक्ट प्रोजेक्ट। डिपेंडेंसी क्या होती है, देखो इस पर क्लिक करोगे, ये सारी हमारी डिपेंडेंसी है, इसकी वजह से हमारा रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट चलता है। देखो काफ़ी सारी डिपेंडेंसी मतलब बहुत सारी फाइल है। इससे आप चाहो तो मैनुअली भी अपना आप एक एक करके इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन हमें पता नहीं है इतनी सारी फाइलें भूल जाए कोई, इसलिए हम यूज़ करते हैं एनपीएम का। एनपीएम से क्या होता है, मैनेज करने के लिए डिपेंडेंसी को। हम चाहे तो डिपेंडेंसी को वन बाय वन अपने आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन हम भूल जाएंगे, इसलिए यूज़ करते हैं एनपीएम। एनपीएम क्या होता है, एनपीएम इज यूज टू मैनेज डिपेंडेंसी फॉर योर रिएक्ट प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग रिएक्ट लाइब्रेरी। एनपीएम से हम जितनी भी डिपेंडेंसी होती है वो सारे इंस्टॉल हो जाती है विद द हेल्प ऑफ एनपीएम। ये हो गया नोड हाइफन मॉड्यूल हो गया। अगला है हमारा पब्लिक फोल्डर। ये रहा हमारा पब्लिक फोल्डर। इसमें देखो क्या है, आइकन है, एचटीएमएल की फाइल है, लोगो है, ये भी लोगो है, और ये कुछ इसमें जेसन में फॉर्मेट में है कुछ, और ये बस। पब्लिक मतलब क्या होता है, जो सबके लिए हो। तो पब्लिक फोल्डर में बहुत सारी चीज़ें रखते हैं जो हम ब्राउज़र को दिखाना चाहते हैं, जो हम यूज़र को दिखाना चाहते हैं। इसमें हम अपना पासवर्ड तो नहीं लिखेंगे ना, नहीं ना, इसमें हम वही चीज़ लिखेंगे, दिखाएंगे जो हमें ब्राउज़र को यूज़र को दिखाना हो, जैसे इमेज, फॉन्ट साइज, कुछ भी। और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल भी किस में आता है, पब्लिक में, क्योंकि हमें एचटीएमएल की फाइल दिखानी होती है यूज़र को। पब्लिक फोल्डर कंटेन ऑल स्टैटिक असेट दैट कैन सर्व डायरेक्टली टू द यूज़र ब्राउज़र। जो हम यूज़र को डायरेक्ट सर्व कर सकते हैं वो वाली फोल्डर इसमें आएगी पब्लिक में, जैसे इमेज, फॉन्ट साइज, आइकन और एचटीएमएल की फाइल पब्लिक में आती है। इंटरव्यू में इससे 3-4 क्वेश्चन डेली बनते हैं, हर बार जब भी जाओगे इंटरव्यू में कोई ना कोई क्वेश्चन इससे पूछ लेगा। अगला हमारा एसआरसी फोल्डर, ये रहा एसआरसी फोल्डर। इसमें हम अपना सारा कोड लिखते हैं, जितना भी कोड लिखेंगे न्यू फाइल बना के हम सारा कोड इसी में लिखेंगे, इसके बाहर कभी भी कोई कोड नहीं लिखेंगे। एसआरसी फोल्डर में क्या होता है, सारा कोड होता है, एप्लीकेशन का सारा कोड। एसआरसी फोल्डर कंटेन ऑल सोर्स कोड ऑफ द एप्लीकेशन। इतना क्लियर। अगला है हमारा पैकेज डॉट जेसन। ये मेन फाइल है, अगर आपने इसे डिलीट कर दिया तो आपका प्रोजेक्ट भी डिलीट हो गया, इसे आप दोबारा इंस्टॉल नहीं कर सकते। इन सबको दोबारा इंस्टॉल कर सकते हो, नोड हाइफन मॉड्यूल को, पब्लिक फोल्डर को, सोर्स को, लेकिन अगर ये पैकेज डॉट जेसन डिलीट हो गया तो फिर आपका प्रोजेक्ट डिलीट हो गया। पैकेज डॉट जेसन इज अ मेन फाइल होती है दैट कंटेन मेटा डेटा अबाउट नोड जेएस प्रोजेक्ट। अगर ये डिलीट हो गया तो आपका प्रोजेक्ट भी डिलीट हो जाएगा। ये रहा पैकेज डॉट जेसन, ये हमारी मेन फाइल होती है, इसी में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है। देखो स्क्रिप्ट हुआ था इंस्टॉल, रिएक्ट डॉम, रिएक्ट स्क्रिप्ट जो इंस्टॉल हुआ था, जो मैं बोल भी रहा था आपको, ये डिलीट हो गई तो आपका पूरा प्रोजेक्ट डिलीट हो गया। अगला होता है पैकेज हाइफन लॉट डॉट जेसन। ये भी क्या होती है, मेन फाइल होती है, इसमें भी सारी इंफॉर्मेशन होती है। देखो रिएक्ट डॉम, रिएक्ट स्क्रिप्ट सेम सेम होता है, लॉग जेसन और डॉट जेसन, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें वर्जन भी लिखा होता है कि कौन सा वर्जन है। देखो लिखा हुआ वर्जन 4.333, 1.2 पॉइंट, ये सब वर्जन होता है। पैकेज डॉट जेसन में क्या होता है, वर्जन भी होता है, समझे। ये सारी मेन फाइल होती है, अगर आपने इसे डिलीट कर दिया तो आपका प्रोजेक्ट भी डिलीट हो गया। पैकेज डॉट लॉग जेसन इज ए लॉग फाइल डैट कंटेन इन्फॉर्मेशन विद देयर वर्जन। वर्जन के साथ इन्फॉर्मेशन कौन सी फाइल लगती है, पैकेज डॉट लॉग जेसन। ये हमारे फाइल थे जिनका हमने मतलब समझ लिया। इतना क्लियर। एक बार मैं रीकैप दे देता हूँ। सबसे पहले हमने समझा था रिएक्ट और रिएक्ट जेस एक ही होता है, ये कोई दो नहीं होता, एक ही होता है। हमें क्यों सीखना है प्रोग्रामिंग, ये हमने समझा था। हिस्ट्री क्या थी, 2011 में जावास्क्रिप्ट मतलब रिएक्ट जेस जो था, लाइब्रेरी रिएक्ट जेस, वो 2011 में बना था। किसने बनाया था, फेसबुक ने। रिएक्ट जेस क्या है, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। इससे क्या बनता है, सिंगल पेज एप्लीकेशन। इसे फेसबुक ने बनाया था, और एक वर्चुअल डोम पे बेस होता है। वर्चुअल मतलब रियल डोम का कॉपी।
सेटअप कैसे करते हैं, सबसे पहले नोड जी इंस्टॉल करते हैं, देन cmd से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन, देन कमांड टाइप करना होता है nps create ऐप, और यहाँ पे ऐप का नाम कुछ भी दे सकते हो, लेकिन ये कोड लिखना सेम टू सेम। बाय चांस ये वाला कोड ना चले तो ये लिखना होता है npm install -g npm @latest। ये लिखने के बाद दोबारा से ये कोड लिखो, फिर आपका इंस्टॉल हो जाएगा। देन cd से क्या होता है, अपनी फाइल में जाते हैं, cd लिख के उसके बाद फाइल का नाम लिखना होता है, देन npm स्टार्ट से हमारा react.js स्टार्ट हो जाता है। फिर हमने फाइल का मतलब समझा था, अगर हमारा पैकेज डॉट जेसन डिलीट हो गया तो हमारा पूरा प्रोजेक्ट डिलीट हो जाएगा। इससे हम वापस इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन हमारा प्रोजेक्ट डिलीट हो जाएगा एक बार अगर ये डिलीट हो गया तो। इतना क्लियर। एसआरसी में क्या होता है, एसआरसी मतलब सोर्स, इसमें हमारा पूरा सोर्स कोड होता है, मतलब हमारी एप्लीकेशन की सोर्स कोड होता है, इसमें हम सारी फाइल बनाएंगे, जितना भी काम करेंगे सब एसआरसी के अंदर ही करेंगे, इसके बाहर कभी नहीं करेंगे। एक है हमारा पब्लिक फोल्डर, इसमें क्या होता है, वो चीज़ें होती है जो हम यूज़र को सर्व कर सकते हैं, जैसे इमेज, फॉन्ट साइज, है ना, ये सब चीज़ें index.html ये सब कहाँ पे आती है, एसआरसी में, सॉरी पब्लिक में आती है। और नोड हाइफन मॉड्यूल क्या करता है, इसमें सारे हमारी डिपेंडेंसी है, जिसे हम चाहे थे मैनुअली भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन हम मैनुअली भूल जाएंगे, हमें याद भी नहीं रहता, इसलिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, एनपीएम की। एनपीएम क्या करता है, डिपेंडेंसी को मैनेज करता है, और इससे अपने आप डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाती है। एनपीएम जब भी इंस्टॉल करते हैं डिपेंडेंसी भी अपने आप इंस्टॉल हो जाती है। ये एक बेनिफिट है एनपीएम का। ये आपका रिकैप हो गया, इतना करो, आज के लिए काफ़ी है।